दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो विषय एक विद्यार्थी के साथ साथ आम जनता के लिए भी काफ़ी महत्व रखता है। यह विषय है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का जो पहला पार्ट हम लोग अभी चर्चा करेंगे वो है मौलिक अधिकार की कहानी। मतलब क्या कि मौलिक अधिकार को जिस रूप में हम भारत में और दुनिया के दूसरे देशों में देखते हैं, दरअसल वह कैसे किस रूप में विकसित होते होते यहाँ तक पहुँचा है। तो इस संदर्भ में कुछ वर्ष है 1215, 1689, 1789, फिर 1789, उसके बाद 1791 और 1948, फिर 1950। ये मील के पत्थर के रूप में मौलिक अधिकार से संबंधित माना जाता है। दरअसल मौलिक अधिकार का जन्म व्यक्ति और राज्य के बीच आपसी संघर्षों का परिणाम है। इसको दूसरे रूप में ऐसे समझें कि जब खानाबदोश का जीवन छोड़ करके इंसान अस्थायी रूप में से बसने लगा, तब राज्य की उत्पत्ति हुई और राज्य और व्यक्ति के बीच इनमें संघर्ष पैदा होने लगा। तो इसका परिणाम ये हुआ कि एक तरफ व्यक्ति के जीवन को अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए राज्य को कुछ अधिकार देने की व्यवस्था हुई, और फिर राज्य मनमाना न कर सके इसके लिए जो है कुछ अधिकार आम जनता को देने की व्यवस्था होने लगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य और व्यक्ति, मतलब सत्ता और आम जनता के बीच आपसी संबंधों का परिणाम है, संघर्ष का परिणाम है मौलिक अधिकार। अब हुआ क्या धीरे धीरे कि जब तक राजतंत्र था तब तक तो मौलिक अधिकार आम जनता को मिलने से रहा था, क्योंकि राजा की इच्छा ही कानून हो जाता था। वहाँ तो नागरिक एक प्रजा के रूप में होती थी, इसलिए प्रजा की आवश्यकता और इच्छा राजा की नज़र में कोई विशेष मायने तो रखता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब यह आपसी संघर्ष बढ़ता गया तो 1215 का वर्ष दुनिया के इतिहास के सामने आता है। तो इस वर्ष क्या हुआ कि ब्रिटेन में वहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया, और जब विद्रोह कर दिया तो वहाँ का सम्राट उस समय था जॉन। तो जॉन को बाध्य होकर के आम जनता के हित में कुछ अधिकार देने की घोषणा करनी पड़ी, और जो अधिकार देने की घोषणा करनी पड़ी वह भी लिखित रूप में। तो प्रथम लिखित दस्तावेज के रूप में मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अधिकार सामने आया उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र, क्योंकि अब तक तो लिखित रूप में कोई अधिकार जनता को मिला नहीं था। यह पहला घटना है जब जनता को लिखित रूप में कुछ अधिकार मिला, इसलिए इस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया। और उसके बाद फिर क्या स्थिति हुई कि धीरे धीरे आम जनता और सम्राट के बीच जो संघर्ष बढ़ता रहा, तो बाध्य होकर के वहाँ के सम्राट को कुछ न कुछ अधिकार फिर से देने की घोषणा करते रहना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि जब 1689 आया, तब ब्रिटेन में क्या स्थिति पैदा हुई कि 1215 से लेकर के 1689 तक जो अधिकार आम जनता को सम्राट के द्वारा मिला था, उन अधिकारों को एक जगह इकट्ठा करके, मतलब संकलित करके, जिन अधिकारों की घोषणा की गई जिस नाम से, उसका नाम रखा गया बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स ही ब्रिटेन में मौलिक अधिकार हो गया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि जो है मौलिक अधिकार पूरे दुनिया में चर्चित होने लगा। तो फिर एक वर्ष आता है 1789 का। यह वर्ष दुनिया के इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है कि इसी वर्ष फ्रांसीसी क्रांति हुआ, जिस क्रांति का संदेश पूरी दुनिया को हिलोरित करता रहा, आंदोलित करता रहा और आज भी कर रहा है। क्योंकि उसे फ्रांसीसी क्रांति का जो संदेश था, स्वाधीनता, समानता और भाईचारा, इसका असर ये हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस की सत्ता को, फ्रांस की सरकार को वहाँ की जनता को कुछ मौलिक अधिकार देने की घोषणा करना पड़ा, और उस मौलिक अधिकार का जो नाम वहाँ पड़ा वो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया।
और जब ये फ्रांस में फ्रांसीसी जनता को ये अधिकार मिला तो इसका असर फिर यूरोप से बाहर निकल करके अमेरिका पर पड़ने लगा। अमेरिका, हम लोग जानते हैं कि अमेरिका भी पहले ब्रिटेन का गुलाम था और अमेरिका जो है 1775 से लेकर के 1783 तक अपना स्वतंत्रता संग्राम चलाया। इसके बाद 1787 आया तो फिलाडेल्फिया नामक शहर में अमेरिकी संविधान सभा का गठन हुआ और वहाँ जो है अमेरिका का संविधान 1787 में ही मात्र 4 महीने के अंदर बनकर के तैयार हो गया। लेकिन ये संविधान वहाँ लागू हुआ 1789 में। जैसे भारत का संविधान नवंबर 1949 में बनकर के तैयार हो गया, लेकिन उसी समय लागू नहीं किया गया बल्कि 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वैसे ही 1787 में अमेरिका का संविधान बन तो गया लेकिन लागू किया गया 1789 में। लेकिन वहाँ जो संविधान बन कर के तैयार हुआ और लागू हुआ, उस संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं था। कुछ ही वर्ष के बाद, मतलब मात्र 2 ही वर्ष के बाद 1791 का वर्ष आया। इस वर्ष अमेरिका में प्रथम 10 संशोधन हुआ। अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधन हुआ और इस संशोधन के द्वारा अमेरिकी संविधान में वहाँ की जनता को मौलिक अधिकार देने की व्यवस्था की गई। तो वहाँ जो है 1791 में अमेरिका में जो मौलिक अधिकार प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा 1791 में आम जनता को प्राप्त हुआ, उसका भी नाम बिल ऑफ राइट्स रखा गया। लेकिन वहाँ अनलिमिटेड रूप में जनता को मौलिक अधिकार मिला। ये जो 10 संशोधन हुआ था उसमें से जो नवा संशोधन था, नवा संशोधन में कहा गया कि वही अधिकार केवल मौलिक अधिकार नहीं है जो कि संविधान में वर्णित है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में और भी कोई अधिकार जो होगा वह मौलिक अधिकार होगा। तो ये जो है और अनलिमिटेड रूप में, असीमित रूप में अमेरिकी संविधान में आम जनता को मौलिक अधिकार देने की व्यवस्था हुई। हालांकि इसके चलते अमेरिका में कई बार समस्या भी पैदा हुआ, जो कि हम लोग आगे चल करके देखेंगे। उसके बाद आपको असर ये होता है इसका कि पूरी दुनिया में मौलिक अधिकार के संबंध में जो है मांग बढ़ने लगा। ऐसा इसलिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो दुनिया के कुछ जो पुराने देश थे या नए देश बने, वहाँ के संविधानों में भी मौलिक अधिकार का उल्लेख करना पड़ा। जैसे कि अगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद की चर्चा करें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिन देशों में संविधान बना, उन देशों के संविधानों में मौलिक अधिकार की व्यवस्था करना पड़ा। जैसा कि जर्मनी का वीमर संविधान, अब सवाल यहाँ पर उठता है कि ये वीमर संविधान क्या था। तो जर्मनी में एक जगह था वीमर, वहीं संविधान सभा ने बैठ करके जर्मनी का संविधान बनाया। इसलिए उस समय का जो जर्मनी का संविधान था वो वीमर संविधान कहलाया। उसके अलावा फिर आयरलैंड का संविधान भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही बना, तो वहाँ के संविधान में भी मौलिक अधिकार की व्यवस्था करनी पड़ी। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1739 में, हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ और 1745 में 1939 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और 1945 में जाकर के प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो ये जो है आपको होता क्या है उसके चलते कि मौलिक अधिकार और ज़्यादा महत्व रखने लगा। और उसके बाद जिन देशों का संविधान बना, उन देशों के संविधानों में मौलिक अधिकार की व्यवस्था करनी पड़ी। जैसे कि भारत का संविधान बना, जापान का संविधान बना, बर्मा का संविधान बना, पाकिस्तान का बना या अन्य जिन देशों का संविधान बना, वहाँ के संविधानों में भी मौलिक अधिकार की व्यवस्था करनी पड़ी। उसके बाद आता है आपको 1948 की चर्चा। 1948 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों से संबंधित एक अधिकार पत्र की घोषणा की, जिसका नाम रखा गया मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा। मतलब क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
तो मानव अधिकार के संबंध में 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिन अधिकारों की घोषणा की वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अधिकार पत्र हो गया। अब इसी का नतीजा हुआ कि 1950 में जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में भी लिखित रूप से 7 संविधान या मौलिक अधिकारों का चर्चा करना पड़ा, उल्लेख करना पड़ा। हालांकि अब 7 की जगह 6 मौलिक अधिकार है, इसको फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो ये देखने के बाद अब सवाल उठता है कि ये भाई मौलिक अधिकार है क्या, जो इतना कसरत करना पड़ा मौलिक अधिकार के लिए पूरी दुनिया को। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग इतना कह सकते हैं कि इतना देखने के बाद कि वैसा अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है और जिसमें राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वही अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। दूसरे संदर्भ में कहें या दूसरे रूप में कहें तो वैसा अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक या भौतिक विकास के लिए अति अनिवार्य और अपरिहार्य होता है, वही अधिकार जो है मौलिक अधिकार कहलाता है। मतलब क्या कि जिन अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास संभव नहीं है, वही अधिकार मौलिक अधिकार कहलाता है। अब है कि कोई भी अधिकार मौलिक अधिकार कैसे कहलाएगा, क्यों कहलाता है कोई भी अधिकार मौलिक अधिकार, तो इसके लिए 4 कारण हम लोग गिना सकते हैं कि किसी भी अधिकार को मौलिक अधिकार हम कैसे कह सकते हैं। पहला तो है कि यह वैसा अधिकार है जिस अधिकार के बल पर ही किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास संभव हो सकता है। दूसरा है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह मूल विधि के द्वारा प्रदत्त होता है। मूल विधि मतलब संविधान के द्वारा यह आम जनता को प्रदान किया जाता है। तीसरा जो है यह अनुलंघनीय होता है। अनुलंघनीय मतलब क्या है कि जिन अधिकारों का उल्लंघन सरकार के द्वारा संभव नहीं है, वैसा अधिकार। उसके बाद आता है कि यह न्याय योग्य होता है। न्याय योग्य, जस्टिसिएबल मतलब क्या है कि अगर जनता के जिन अधिकारों को राज्य सरकार छीनती है तो अगर उस अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी कोर्ट की, न्यायपालिका की हो जाती है तो वही अधिकार कहलाता है न्याय योग्य। तो ये 4 कारण बस हम मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। अब आता है कि जो मौलिक अधिकार पूरी दुनिया में अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है तो उसकी आपस में हम लोग तुलना करके देखें तो और कहीं ज़्यादा स्पष्ट समझ हम लोगों का हो सकता है इस संदर्भ में। तो अब हम सबसे पहले अमेरिका के संविधान को देखें मौलिक अधिकार के संदर्भ में। तो अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार को नैसर्गिक और अप्रतिदेय कहा गया। नैसर्गिक मतलब क्या कि नेचुरल, मतलब क्या कि स्वाभाविक रूप में जो अधिकार आवश्यक है जनता के लिए वो मौलिक अधिकार है। जैसे स्वाभाविक रूप में है कि हम इंसान हैं तो हम सांस लेंगे ही, हम इंसान हैं तो हमको भूख लगेगी, हम भोजन खाएंगे करेंगे ही। वैसे ही जो अधिकार आम जनता के लिए स्वाभाविक रूप से आवश्यक है वो अधिकार अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार कहा गया। साथ ही कहा गया कि यह अप्रतिदेय है। मतलब यह है कि वैसा अधिकार जिस अधिकार को राज्य छीन नहीं सकता है, अप्रतिदेय है कहने का मतलब यही है। तो ये अमेरिकी संविधान में कहा गया और अमेरिकी संविधान में ये सुरक्षा की व्यवस्था संवैधानिक रूप से कर दिया गया है कि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की है। यही हुआ संवैधानिक सुरक्षा कहने का मतलब। लेकिन अमेरिकी संविधान में जो मौलिक अधिकार जनता को मिला उस पर प्रतिबंध, निर्बंधन एक संवैधानिक शब्दावली है जिसको कि रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम उस पर प्रतिबंध, उसका अर्थ प्रतिबंध समझें या रोक समझें। तो अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके चलते चूंकि अमेरिका में अनलिमिटेड रूप में मौलिक अधिकार आम जनता को दे दिया गया, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि अमेरिका में जो प्रथम 10 संशोधन हुआ जिसका सामूहिक नाम ही मौलिक अधिकार है या बिल ऑफ राइट्स है, तो उस प्रथम 10 संशोधन का जो नवा संशोधन है उसमें कहा गया कि वह केवल वही अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है जो इस संविधान में वर्णित है,
इसके अलावा भी कोई अधिकार मौलिक अधिकार हो सकता है। तो अब ये कौन अधिकार मौलिक अधिकार होगा, ये तो बताने की अब जिम्मेवारी स्वतः सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच जाता है। तो चूंकि मौलिक अधिकार की वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं रखा गया और उस पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था अमेरिकी संविधान में नहीं किया गया, इसके चलते जनता असीमित रूप में, अनलिमिटेड रूप में मौलिक अधिकारों की जो है उपभोग करने लगा कि ये भी मेरा मौलिक अधिकार है, ये भी मेरा मौलिक अधिकार है और अनंत सीमा तक हम इसका उपभोग करेंगे। इसके चलते अमेरिका में अराजकता की स्थिति पैदा होने लगी। लेकिन चूंकि अमेरिकी संविधान में राज्य को, सरकार को रोक लगाने का अधिकार, प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिला है नहीं है, इसके चलते अंततः यह जिम्मेवारी चला गया अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर। और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में फैसला देते हुए कहा कि चूंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्तिगत हित से कहीं ज़्यादा महत्व रखता है सामाजिक हित, इसलिए राज्य को सामाजिक हित की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगाने का अधिकार होगा। मतलब क्या कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ का फैसला दिया वह राज्य शक्ति के सिद्धांत के अंतर्गत, मतलब क्या कि पुलिस पावर के अंतर्गत जो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार अंततः वहाँ की सरकार को दे दिया। तो ये जो है अब है कि राज शक्ति है क्या, ये फिर अमेरिका में जो है विवाद का विषय बना कि राज शक्ति पुलिस पावर है क्या। तो जिसके अंतर्गत अमेरिकी सरकार आम जनता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाएगी, तो फिर ये अधिकार चला गया अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ही कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जिस पुलिस पावर के अंतर्गत अमेरिकी सरकार ने जनता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया है वह सही है या गलत है। तो ये अमेरिकी संविधान का मामला आ जाता है। अब मतलब क्या कि अंतिम निर्णय अमेरिकी सरकार जो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाएगी उसका अंतिम निर्णय सही है या गलत, ये निर्णय देगा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट। अब आता है ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन के में जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक वहाँ की संसद को बता दिया गया, जबकि अभी हम देखा कि अमेरिका में मौलिक अधिकारों का संरक्षक वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, ये कह दिया गया। और साथ ही वहाँ यह माना जाता है कि 1689 में जो बिल ऑफ राइट्स के रूप में जो भी अधिकार आम जनता को मिला था वही मौलिक अधिकार है। मतलब क्या कि ब्रिटिश संविधान में मौलिक अधिकार का चर्चा नहीं है, अलग से जो 1689 में वहाँ के सम्राट के द्वारा संकलित अधिकारों का जो घोषणा हुई थी उसी अधिकार को मौलिक अधिकार मान लिया गया। अब आता है कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में अगर हम देखें तो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्विट्जरलैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, वहाँ के देशों के संविधानों में मौलिक अधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की जनता मौलिक अधिकारों का उपभोग नहीं करती है। दरअसल वहाँ की जनता भी मौलिक अधिकारों का उपभोग करती है। ऐसा इसलिए वो कर पाती है कि वहाँ वैधानिक परंपरा और राजनीतिक जागरूकता का काफ़ी उन्नत स्तर है, इसलिए वहाँ की जनता को मौलिक अधिकारों के उपभोग में कहीं कोई बाधा पैदा नहीं होता है। अब आता है सवाल भारत के संदर्भ में। तो भारत तो इतना सारा जो मौलिक अधिकार का इतिहास रहा, तो जब भारत का संविधान बन रहा था तो एक अनुभवों का जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे सामने था। तो दुनिया के विभिन्न देशों के मौलिक अधिकारों का जो इतिहास रहा उसका अनुभव पूंजी के रूप में प्राप्त हुआ भारतीय संविधान सभा को। तो भारत की जो परिस्थिति थी और भारत की जो आवश्यकता थी, उस परिस्थिति और आवश्यकता को देखते हुए भारतीय संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों का व्यवस्था संविधान में किया और ये संविधान प्रदत्त मान लिया गया। तो हम जानते हैं कि 7 मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में था, लेकिन जैसा कि हम देखा कि अमेरिका के संविधान में निर्बंधन की व्यवस्था नहीं रहने के चलते वहाँ अराजकता की स्थिति पैदा हुई, या दुनिया के अन्य देशों में जैसा कि ब्रिटेन में वहाँ की संसद को ही संरक्षक बता दिया गया मौलिक अधिकारों का,
तो ब्रिटेन की अलग परिस्थिति है, अमेरिका की अलग परिस्थिति है, उन सारी परिस्थितियों का जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ, तो संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए जो बेहतर समझा कि एक तरफ संविधान प्रदत्त मतलब संविधान में ही मौलिक अधिकारों का उल्लेख कर दिया, वहीं कब किस हालत में किस परिस्थिति में राज्य के द्वारा सरकार के द्वारा मौलिक अधिकारों पर रोक मतलब निर्बंधन लगाया जा सकता है, इसका भी लिखित रूप में व्यवस्था कर दिया गया। इसलिए हम देखते हैं कि हर एक मौलिक अधिकार के अंत में किस टर्म कंडीशन के अधिकार पर यह मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा स्थगित किया जा सकता है उसका उल्लेख कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो उसका बिंदु उपखंड 2 से लेकर 6 तक में है, उसमें युक्त निर्बंधन की चर्चा कर दिया गया है। युक्त निर्बंधन मतलब जायज आधार पर रोक लगाने का आधार या जैसे प्रावधान कर दिया गया है कि किस हालत में राज्य के द्वारा मौलिक अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है। और युक्त निर्बंधन क्या होगा, यह कौन तय करेगा, तो हमारे संविधान में यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। जिस तरह से पुलिस पावर को तय करने का अधिकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को है, वैसे ही युक्त निर्बंधन को तय करने का निर्धारित करने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को है। और हम जो अमेरिका के संविधान में जो अनलिमिटेड रूप में असीमित रूप में मौलिक अधिकार की व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। एक केस हुआ था चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ 1951। इस संदर्भ में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार वही है जो संविधान में वर्णित है, और मौलिक अधिकार का व्याख्या करते समय हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित शब्दों पर स्पष्ट रूप से निर्भर करना होगा। मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार अनलिमिटेड रूप में हमको प्राप्त नहीं है। जो 7 मौलिक अधिकार था वही रहेगा, आज के डेट में 6 है। ऐसा क्यों हुआ वो हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मौलिक अधिकार में और कोई अधिकार हमारे देश में जुड़ नहीं सकता है। दरअसल जो है मौलिक अधिकार का केवल भारत में भी वही अधिकार नहीं हो सकता है जो संविधान में वर्णित है, बल्कि संविधान में वर्णित के अलावा भी और कोई अधिकार मौलिक अधिकार हो सकता है यदि उस अधिकार की प्रकृति नेचर संविधान में वर्णित अधिकार से मेल खाता हो, टैली करता हो। और यही वजह है कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कई अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जैसा कि हम लोग देखते हैं कि क्या है, आवास का अधिकार मौलिक अधिकार पहले नहीं था, बिजली का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, निःशुल्क विधिक सहायता मौलिक अधिकार नहीं था, विदेश भ्रमण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था। और इन सारे अधिकारों को हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत घोषित कर दिया है। क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसलिए आज के डेट में ये सारा जो अधिकार है वह जीवन जीने के लिए आवश्यक मान लिया गया। इसलिए इन सारे अधिकारों को भी हम आज के डेट में मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया और हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जो है मौलिक अधिकार की कहानी हो जाती है। और इसके बाद ये कहानी देखने के बाद अगले लेक्चर में अगले क्लास में मौलिक अधिकार से संबंधित अन्य प्रावधानों को देखेंगे।